चलो भाई करें शुरू। चलो देखो भाई, पिछली क्लास में ये क्वेश्चन तो हो गया था ना, ठीक है ना। चलो फिर नेक्स्ट करो। पाइथागोरस प्रमेय। हालांकि पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हमने पढ़ लिया था पहले भी, ठीक है ना। तो फिर से समझ लो पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस प्रमेय, भाई पाइथागोरस प्रमेय के बारे में सब जानते हो। पाइथागोरस एक वैज्ञानिक का नाम था, उसने अपने नाम पर ही इस प्रमेय को इजाद किया, ठीक है ना, यानी कि जनरेट किया। तो पाइथागोरस प्रमेय का मतलब है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में, ये हमारा समकोण त्रिभुज है एबीसी। अच्छा पी क्यू आर दे रखा है यहाँ पे, तो एबीसी कर लो उसको, ए बी सी। एक सेकंड। समकोण त्रिभुज ए बी और सी। देखो क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज एबीसी में यदि पी क्यू आर बराबर, जो तो मिस्टेक हो रही है बहुत ज्यादा है, त्रिभुज एबीसी। लो तुम्हारी बात मान लगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कर लो, बदल दो उसको पी क्यू आर फिर, क्योंकि त्रिभुज तो पी क्यू आर है ना। पी क्यू आर, तो कह रहा है कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू आर 90 डिग्री हो, तो यानी कि पी क्यू आर कितना है, 90 डिग्री। ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री हो, तब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि पी आर का स्क्वायर बराबर है पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो अर्थात कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में तुम्हें पता ही है कि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लगेगी। और समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होगा, जिसमें कर्ण का जो स्क्वायर होगा, यानी कि ये बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो सबको पता है, ठीक है ना। चल आगे, चलो ध्यान दो। तो इसमें ट्रिपलेट भी पढ़ लेते हमने, ठीक है ना। ट्रिपलेट क्या थे, सबसे छोटा ट्रिपलेट क्या था, 3 4। सबसे छोटा ट्रिपलेट 3 4 5, उसके बाद 5 12 13, उसके बाद 7 24 25, उसके बाद 8 15 17। मैंने कहा था बस इतना ही याद कर लो, तुम्हारे पेपर के लिए इतनी काफी है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया के फॉर्मूला क्या बताया था, 1/2 बेस इंटू हाइट। और ये कहा था मैंने तुम्हें कि जो बेस लोगे उसी पर हाइट चाहिए, यानी कि बेस और हाइट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, लंबवत होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं से 4 तथा 3 हो, 4 तथा 3 हो, तो 3 4 को देखकर कुछ याद आवे, किसकी, 5 की। तो 3 तथा 4 हो तब त्रिभुज का कर्ण क्या होगा, 5 होगा। तो डायरेक्ट याद रख लोगे, 3 4 5 सबको पता है, सबसे छोटा ट्रिपलेट होता है 3 4, यानी कि 4 5 बोल दे तो 3 की याद आ जानी चाहिए, 3 5 बोल दे तो 4 की याद आ जानी चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से 3 4 5। और ये भी बताया था मैंने तुम्हें कि किसी भी पाइथागोरन ट्रिपलेट में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो भी क्या बनेगा, पाइथागोरन ट्रिपलेट ही बनेगा, यानी कि वो भी समकोण त्रिभुज को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, त्रिभुज के गुण समझ लो, त्रिभुज के गुण क्या है, ठीक है ना। देखो पहला गुण क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, सबको पता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, सबको पता है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण दो सम्मुख अंत्य कोणों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या होगा, समझ लो एक बार इसको। देखो समझो भाई, ये हमारा कोई त्रिभुज है, ये हमारा कोई त्रिभुज है, ठीक है। तो इसने कहा कि इसकी एक भुजा को आगे बढ़ा लो, इसकी एक भुजा को क्या कर लो, आगे बढ़ा लो।
यानी कि हमने यहां से बढ़ा ली एक भुजा को आगे इस तरीके से। ठीक है भाई, इस तरीके से कोई भी एक भुजा, ये त्रिभुज हमारा है ए बी सी, ये त्रिभुज है ए बी और सी। ठीक है, और इसको इस तरीके से हमने आगे बढ़ा ली भुजा। ठीक है, तो ये कह रहा है यहां पे क्या बोल दिया कि त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर, तो त्रिभुज की एक भुजा बीसी, बीसी को हमने आगे बढ़ा दिया इस तरीके से। त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण, तो बनने वाला बहिष्कोण कौन सा होगा, ये वाला बनने वाला बहिष्कोण। तो बनने वाला बहिष्कोण दो सम्मुख अंत्य कोणों के योग के बराबर होता है, दो सम्मुख अंत्य कोणों के, यानी कि इस वाले कोण को छोड़कर ये वाला एंगल की बात कर रहा हूं मैं, ए और बी की। ठीक है, ए और बी की। ठीक है ना, तो एंगल ए सी डी ये हमेशा किसके बराबर होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर होता है। कैसे आया, क्यों आया, ये सब कुछ छोड़ दो, तुम सीधा डायरेक्ट याद रखो, इस रिजल्ट को रखोगे याद। ठीक है, इस बात को भूल जाओ, बस तुम्हें यह बात याद रखनी है कि किसी भी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होगा, किसी भी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होगा, इसके विपरीत दो कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है ना, और ये जो कोण होगा ये हमेशा इन दोनों से बड़ा होता है। समझ रहे बात को। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, ये बहिष्कोण हो गया हमारा। ठीक है ना, अगर तुमने इसको बढ़ा दिया आगे तो यहाँ पे जो बहिष्कोण बनेगा वो ये दो कोणों के योगफल के बराबर होगा, यानी कि जो बहिष्कोण होगा उसके साइड में जो त्रिभुज का कोण होगा उसको छोड़ना है, बाकी दो कोणों का योगफल के बराबर होता है। बात समझ में आ रही। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण दो सम्मुख अंत्य कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये कोण का मान क्या होगा, इसके बराबर होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर मान के चलिएगा ये कोण हमारा अल्फा है, ये कोण हमारा अगर अल्फा है, ये बीटा है, तो ये क्या होगा भाई, अल्फा प्लस बीटा होगा। बोलो बात समझ में आ रही क्या, इसका मान क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को। ठीक, चले आगे। तो ये भी समझ में आ गया। तीसरा देखो, त्रिभुज का बहिष्कोण किसी भी सम्मुख अंत्य कोण से बड़ा होता है। तो जो ये बहिष्कोण होगा किसी भी सम्मुख अंत्य कोण, सम्मुख अंत्य कोण का मतलब क्या होगा, यही होगा कि अल्फा और बीटा की बात कर रहे हैं, किसी भी सम्मुख अंत्य कोण से बड़ा होता है। तो दिख रहा हो तो साफ साफ कि अल्फा प्लस बीटा दोनों का योग बनेगा ये। ठीक है, तो दोनों से ही बड़ा होगा ना। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। तीसरा, चौथा, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये बात मैंने बताई थी कि त्रिभुज की कोई भी एक भुजा बाकी दो भुजाओं के अंतर से बड़ी और योगफल से छोटी होती है। ये बात बता चुका मैं। ठीक है ना, त्रिभुज में बताई थी कि कोई भी एक भुजा को ले लो, वो हमेशा बाकी दो शेष बची भुजाओं के अंतर से तो बड़ी होगी लेकिन योगफल से हमेशा छोटी होगी। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, यदि त्रिभुज के शीर्ष कोण का अर्धक आधार को अर्धित करता है तब त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। इसने क्या बोला कि यदि त्रिभुज के शीर्ष कोण, यानी कि कोई भी त्रिभुज ले लो, जैसे कि मैंने ये त्रिभुज बना दिया यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है ना, ये त्रिभुज बना दिया, कह रहा कि यदि त्रिभुज के शीर्ष कोण का अर्धक, शीर्ष कोण ही हो गया, इसका आधा कर दूं, इसका मैंने आधा कर दिया इस तरीके से, ये मैंने आधा कर दिया, अर्धक कर दिया। क्लियर होगी बात। तो कह रहा है कि शीर्ष कोण का अर्धक यदि आधार को अर्धित करता है, आधार यानी कि आधार क्या होगा, ये नीचे वाली लाइन जो दिख रही, इस आधार को दो बराबर हिस्सों में अगर बांटता है, आधार को अर्धित करता है तो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो इसने ये बात कही। समझे नहीं बात को, बोलो समझ में नहीं आई क्या बात। देखो समझिए, जैसे मैं तुम्हें यहां पे कह रहा कि कोई त्रिभुज है इस तरीके से, ये हमारा कोई त्रिभुज हो गया भाई। ठीक है, अब इस त्रिभुज की अगर मैं बात करूं, इस त्रिभुज का मैंने क्या ले लिया, अर्धक ले लिया। क्या ले लिया, अर्धक ले लिया, आधा कर दिया इसको मैंने इस तरीके से। ये कोई हमारा त्रिभुज ए बी सी है, ए बी और सी, और मैं एक शीर्ष कोण पकड़ लिया। ठीक है ना, कोई भी एक शीर्ष कोण ये ले लिया, ए को ले लिया, तो यहां से मैंने इस तरीके से इसको आधा कर दिया, लाइन खींच दी इस तरीके से। और ये जो लाइन खींची ना मैंने, ये अगर BC को दो बराबर हिस्सों में बांट दे, यानी कि एंगल ए का अर्धक, यानी कि एंगल ए का बाइसेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, एंगल ए का कोण समद्विभाजक की बात कर रहा हूं। अगर कोई भी त्रिभुज का जो शीर्ष होगा ना, वो अगर आधा आधा बांट दिया और वो सामने वाली भुजा को अगर आधा कर दे तो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समझ रही बात को।
ठीक। तो ये यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको बराबर बराबर बांट दिया, ये भुजा इसके बराबर होगी। अगर ये डी पॉइंट है तो यानी कि बी डी की लंबाई वही है जो डीसी की लंबाई है। और ये क्या काम करेगा यहाँ पे, ये करेगा एंगल ए का बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। ठीक है, अगर ये एंगल पूरा क्या है 2 अल्फा है तो इधर का एंगल क्या बचेगा अल्फा, और इधर का क्या बचेगा अल्फा बचेगा। बात समझ में आई। और ये भुजा भी अगर आधी आधी हो जाए तो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्लियर होगी बात। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है जिसकी दो भुजाएं समान हो, ये बात कही इसने। हालांकि ये जो प्रॉपर्टी है ये समबाहु त्रिभुज में भी लगती है। समबाहु त्रिभुज कहता है कि त्रिभुज का कोई भी शीर्ष उठा लो, त्रिभुज का कोई भी शीर्ष उठा लो, अगर त्रिभुज का तुमने त्रिभुज का कोई भी शीर्ष से हमने एंगल बाइसेक्टर खींच दिया तो वो हमेशा क्या होगी, सामने वाली भुजा को आधा आधा बांटेगी। तो वहां पे तो कोई भी शीर्ष उठा लोगे समबाहु में तो, लेकिन यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा, समान भुजाओं वाला शीर्ष होगा, केवल समान भुजाओं वाला शीर्ष ही करेगा। समझ रहे बात को, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक शीर्ष सामने वाली भुजा को आधा आधा बांट देंगे, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज में केवल समान भुजा, ये समान भुजा है, समान भुजा वाला शीर्ष ही सामने वाली भुजा को अर्धक करेगा, आधा आधा बांटेगा। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। यही बात उसमें लिख रही थी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, समझ में आई बात। तो यही बात यहां पे लिखी हुई थी। नेक्स्ट देखो, ये हो गया यदि त्रिभुज के शीर्ष कोण का, ये तो हो गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोणों वाले शीर्षों से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब बराबर होते हैं। तो ये कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज की समान कोणों वाले शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब क्या होंगे, बराबर होंगे। देखो समझिए, इसी को पकड़ लो, समान भुजा वाले कोण की बात कर रहा मैं, तो समान कोण ये होगा क्योंकि ये भुजा और ये भुजा अगर बराबर है तो कोण ये वाला और ये वाला भी बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इन शीर्ष की बात कर रहा कि अगर इस शीर्ष से और इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर हमने लंब डाल दिया ना इस तरीके से, और इधर से सामने वाली भुजा पर हमने लंब डाल दिया, तो इन लंब की लंबाई जो होगी बराबर होगी। यानी कि ये BD है और ये CE है, तो BD बराबर CE के होगा। तो यानी कि समान कोण वाले शीर्षों से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंबों की लंबाई समान होती है, ये बात इसने कही। कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज की बात चल रही थी यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब क्या कह रहा देख लो यहाँ पे, ये पॉइंट समझ में आ गया, बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं समान होती है, समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या होती है, समान होती है। अब देखो समबाहु त्रिभुज का मतलब होगा जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो, और माध्य का मतलब क्या होता है भाई, माध्यिका का मतलब होता है कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। यानी कि कोई भी त्रिभुज ले लो और उसका शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिला दो, ये क्या है मध्य बिंदु, ये क्या है हमारा मध्य बिंदु, मिड पॉइंट है ये इसका। अगर ये A है, ये B है और ये C है तो ये D है, और D क्या है यहाँ पे मध्य बिंदु है। ठीक है ना, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष को उसके सामने वाली भुजा से मिलाने वाली जो रेखा कहलाती है वो माध्यिका कहलाती है, मीडियन कहलाती है। बात समझ में आई। ठीक है, तो D हमारा मिड पॉइंट हो गया। लेकिन हम समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे थे, तो समबाहु त्रिभुज में मैंने तुम्हें बताया था एक बार कि समबाहु त्रिभुज में जो हाइट होती है, हाइट वही माध्यिका कहलाती है, वही शीर्ष लंब कहलाता है, वही BC का लंब समद्विभाजक कहलाता है, सब कुछ वही होता है। ठीक है ना, तो समबाहु त्रिभुज की माध्यिका समान होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि सारी भुजाएं अगर बराबर है त्रिभुज की, तो सारी माध्यिकाएं भी बराबर होगी, सारी हाइट भी बराबर होगी, है ना, सारे कोण समद्विभाजक भी बराबर होंगे। ठीक है ना, सारे लंब समद्विभाजक भी बराबर होंगे, सब कुछ बराबर होगा क्योंकि सब कुछ बराबर है, इसमें कोण भी बराबर होंगे। क्लियर होगी बात। तो इसका मतलब यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की अगर ये कह रहा है ना माध्यिकाएं बराबर होती है, तो कोण समद्विभाजक भी समान होते हैं, है ना, लंब समद्विभाजक भी समान होते हैं, है ना, कोण भी समान होते हैं, सब कुछ समान है इसके अंदर, समबाहु त्रिभुज के अंदर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चला गया। देखिए क्वेश्चन आ गया, आकृति में PQR बराबर 70, तो भाई ये 70 है, QPR बराबर 24, ये P है यहाँ पे, तो यहाँ पे है P। ठीक है, तो आकृति में PQR बराबर कितना है 70 और QPR कितना है भाई, QPR 24 है। तो PRS का मान बताइए, PRS का मान बताइए, तो बताओ इसका मान क्या होगा, PRS का मान
बताओ 94 होगा, क्योंकि अभी तो पढ़ा हमने 70 + 24 हो गए, 70 + 24 कितना हो गया 94। तो आंसर कितना आ गया 94। ऐसे क्वेश्चन आ जाओ एग्जाम में, है ना। लेकिन ये सबके लिए आसान हो गए, सब कर लेंगे इनको, क्या फायदा हुआ फिर करने का, है कि नहीं। फायदा तो तभी होगा ना जब तुम ही कर पाओ बस खाली, और कोई कर ना पावे, तब तुम्हारा फायदा है। अगर सबके लिए आसान है तो सब कर लेंगे। तो यानी कि सवाल वे हैं हमेशा, सिलेक्शन वे क्वेश्चन दिलाते हैं जो सबके लिए हार्ड होते हैं और उनमें से तुम कर लेते हो उनको, ठीक है ना। आसान तो सबके लिए आसान है और हार्ड भी सबके लिए हार्ड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्रत देखो भाई, व्रत ट्राइंगल खत्म हो गया, ट्राइंगल के फॉर्मूले समझ में आ गए थे। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या था क्षेत्रफल का, बताओ जरा। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला बताओ क्षेत्रफल का। फॉर्मूला सब ब्रेड पकौड़े में चले गए उस दिन, है। देख इसने देख कभी बताया तो अभी गलत बताया उसने। 3/4 बताया तुमने, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 A² यानी कि साइड स्क्वायर। त्रिभुज की ऊंचाई क्या बताई थी, √3/2 इंटू साइड। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या बताया था, 3 इंटू साइड। यहां तक कोई दिक्कत। चलो ये बता दिया था मैंने तुम्हें। तो भाई यहां से मैं व्रत शुरू कर रहा, सर्किल शुरू कर रहा, ठीक है। सर्किल CIRCLE। तो सर्किल को समझिए भाई। अब सर्किल क्या है अपना ये समझिए। सर्किल दिखाई दे रहा कि ये भाई केंद्र बिंदु है, OP क्या है परिधि है, ये सरकमफ्रेंस परिधि होगी, CD जीवा होगी, AB व्यास होगा, सब कुछ दिख रहा है इसमें, ठीक है। तो पढ़ लो यहाँ पे व्रत के बारे में क्या लिखा हुआ है। व्रत एक ऐसी बंद एवं गोल आकृति है। तो व्रत भाई कैसी आकृति है, बंद आकृति होती है सबसे पहली बात। और कैसी आकृति होती है, गोल आकृति होती है, जिसका केंद्र बिंदु उसकी परिधि से समान दूरी पर स्थित होता है। जिसका केंद्र बिंदु परिधि से समान दूरी पर स्थित होता है। तो केंद्र बिंदु कौन सा है, ये रहा। तो किधर से भी देख लो ये पूरी की पूरी क्या है, परिधि है। किधर से भी देख लो समान दूरी पर ही होगा। इधर से देख लो, इधर से देख लो, इधर से देख लो, तो केंद्र बिंदु हमेशा क्या होगा, समान दूरी पर होता है, ठीक है ना। इस दूरी को त्रिज्या कहते हैं और इसी समान दूरी को क्या बोलते हैं, हम त्रिज्या बोलते हैं। बात समझ में आई, ठीक है ना। जिसे संकेत R से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या, ठीक। अब ये कह रहा कि दिए गए व्रत के चित्र में AB व्रत का व्यास है। AB क्या है भाई हमारा, ये व्रत का व्यास है, ठीक। CD व्रत की जीवा है। CD क्या होगी, व्रत की जीवा यानी कि कॉर्ड बोलते हैं, CHORD, है ना, व्रत की जीवा है। OP व्रत की त्रिज्या है, रेडियस है। OP क्या है यहाँ पे, व्रत की त्रिज्या यानी कि रेडियस है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। और CQD व्रत की चाप है। तो ये वाली जो CQD ये क्या है, हमारी व्रत की चाप है। तो ये तो चाप होगी CQD। और ये जो CD है ये क्या है भाई, व्रत की जीवा। तो ये जीवा है CD, ये क्या है जीवा। और ये AB क्या है, ये AB व्यास है, कोई दिक्कत। ये क्या है, केंद्र बिंदु है। और ये क्या है भाई, ये रेडियस है यानी कि त्रिज्या है। क्लियर होगी बात यहां तक, कोई डाउट तो नहीं। तो सब कुछ समझ में आ गया यहां तक। चले भाई आगे चलो, व्रत के व्यास पे समझ लो एक बार। तो व्रत का व्यास ये है। तो व्रत का व्यास एक रेखाखंड जो व्रत के केंद्र से होकर जाए और व्रत की परिधि को दोनों ओर से छुए। तो इधर से भी व्रत की परिधि को छू लिया और इधर से भी व्रत की परिधि को छू लिया। और किससे होकर जाएगा, केंद्र से होकर जाएगा। तो उसी को क्या बोलते हैं, डायमीटर ऑफ सर्किल बोलते हैं, यानी कि व्यास बोलते हैं। एक सेकंड भाई, डायमीटर ऑफ सर्किल यानी कि व्यास बोलते हैं, ठीक है। आलिया में भी देखो भाई। तो यहाँ पे व्रत के व्यास की बात चल रही थी। एक रेखाखंड जो व्रत के केंद्र से होकर जाए और व्रत की परिधि को दोनों ओर से छुए, व्रत का व्यास डायमीटर ऑफ सर्किल कहलाता है, ठीक है भाई। तो यहां तक बात समझ में आई कि व्यास क्या होता है। तो परिधि व्रत की बंद वक्रीय आकृति, भाई ये वक्रीय तो आकृति होती है, वक्राकारी तो होता है सब कुछ, है ना। तो यही लिखा हुआ है इसमें कि परिधि जो है ना वो व्रत की बंद वक्रीय आकृति की माप को परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस कहते हैं। बात समझे, परिधि का मतलब है ये चाप की जो लंबाई होगी ना, चाप की जो लंबाई, ये चाप ही तो है भाई, हमने ये कर दिया वक्राकार आकृति, इसको हम चाप भी तो बोल सकते हैं। तो चाप की जो पूरी लंबाई है, कंप्लीट लंबाई, इसी को हम क्या बोल रहे,
परिधि बोल रहे हैं, बात समझ में आई, सरकमफ्रेंस बोल रहे हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? बताओ समझ में आ रहा? चलो नेक्स्ट। अब ये बोलो चाप क्या है? चाप यानी कि वृत्त के प्रत्येक भाग को चाप कहते हैं। वृत्त के प्रत्येक भाग को चाप कहते हैं। ये हमारा सर्किल है, ठीक है ना। वृत्त के प्रत्येक भाग को चाप कहते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं यहां से यहां तक की दूरी को नापूं तो ये भी चाप है। यहां से यहां तक की दूरी देखो, ये भी चाप है। यहां से यहां तक की दूरी देखो, ये भी चाप है। यहां से यहां तक की दूरी देखता हूं, ये भी चाप है। सब कुछ चाप है ना। लिखा भी हुआ है कि वृत्त के प्रत्येक भाग को चाप यानी कि आर्क कहते हैं। दिए गए चित्र में एपीबी वृत्त का एपीबी क्या है? ये वाली एपीबी वृत्त की क्या है? चाप है। दिए गए चित्र में एपीबी वृत्त की चाप है और इसे चाप ए बी या इससे डिनोट करते हैं, इस तरीके से लगा दे। चाप अगर है तो इस तरीके से लगा दे, वक्र अगर है ना, चाप ए बी या इस तरीके से लिखते हैं। बात समझ में आई यहां तक? अब ध्यान दो, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। यदि चाप अर्धवृत्त के चाप से छोटा है, अर्धवृत्त का चाप ये होगा ना, ये अगर पॉइंट है तो अर्धवृत्त का चाप तो यहां तक चलेगा ना, यहां तक। अगर चाप अर्धवृत्त के चाप से क्या है? छोटा है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की जो चाप बनेगी वो अर्धवृत्त की चाप कहलाएगी, ठीक है। अगर अर्धवृत्त के चाप से छोटा है तो लिखा हुआ है यदि चाप अर्धवृत्त के चाप से छोटा है तो लघु चाप यानी कि माइनर आर्क कहलाता है। तो ये माइनर आर्क कहलाएगा। और अगर अर्धवृत्त की चाप से बड़ा है तो मेजर आर्क कहलाएगा यानी कि दीर्घ चाप कहलाएगी। तो अन्यथा यह दीर्घ चाप यानी कि मेजर चाप कहलाती है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। अब जीवा की अगर मैं बात करूं, जीवा का मतलब होता है कोड, है ना। जीवा का मतलब क्या होता है? कोड। अब ध्यान दो, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। यानी कि वृत्त पर स्थित कोई भी दो बिंदु, जैसे कि एक बिंदु यहाँ पे ए है, एक बिंदु यहाँ पे ए है, ठीक है ना। इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी, मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा, वही क्या कहलाएगा? जीवा कहलाएगी। तो संलग्न चित्र में ए बी वृत्त की जीवा है। संलग्न चित्र में ए बी क्या है? हमारी वृत्त की जीवा है। और जो अगर मैं बात करूं ना कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होता है। बात समझ में आई? क्योंकि वृत्त पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है, ठीक है ना। लेकिन बस वो केंद्र से होकर जाती है तो इसलिए उसको व्यास नाम दे दिया, क्योंकि इसका गुण है कि वो केंद्र से होकर चली गई, तो इसलिए उसको नाम अलग से भी दे दिया कि व्यास है ये, ठीक है ना। हालांकि वो वृत्त पे दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड ही होगा, तो इसलिए कहा जाता है कि जो सबसे बड़ा व्यास होता है वृत्त का वो जीवा होती है। बात समझ में? वो होती है। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? कोई डाउट है भाई किसी को? चलो आगे फिर। वृत्तखंड, सेगमेंट बोल रहे हैं यहाँ पे। वृत्तखंड का मतलब क्या होता है? सेगमेंट। ये हो गया सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या होगा? ध्यान से सुन लो। सेगमेंट का मतलब है एक चाप और एक जीवा, एक चाप और एक जीवा के बीच घिरा हुआ क्षेत्र ही वृत्तखंड कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है। जैसे भाई यहां पे ये ए बी क्या है? पूरी चाप है, और ये क्या है? एक जीवा है। तो इन दोनों के बीच का जो घिरा हुआ क्षेत्र है वो क्या कहलाया? वृत्तखंड कहलाया। लेकिन ये जो चाप की लंबाई है ये अर्धवृत्त की चाप की लंबाई से छोटी है, तो इसका मतलब लघु वृत्तखंड कहलाएगा। और ये जो चाप है इधर वाली, ये जो चाप है इधर वाली, ये वाली जो चाप दिखाई दे रही तुम्हें, ये अर्धवृत्त की चाप से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो ये लिखा हुआ है कि किसी चाप और उसके संगत जीवा, तो किसी चाप और उसकी संगत जीवा के मध्य का क्षेत्रफल वृत्तखंड यानी कि सेगमेंट कहलाता है। तो हमने भी तो यही कहा कि एक चाप और एक जीवा के बीच का क्षेत्र जो घिरा हुआ वही क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाया, ठीक है ना। तो वृत्तखंड दो प्रकार के हुए, एक तो हुआ माइनर सेगमेंट और एक हुआ मेजर सेगमेंट। तो इसका मतलब ये क्या है भाई? हमारा माइनर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट है। और ये क्या है? हमारा मेजर सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है। तो यदि चाप लघु है तब बनने वाला वृत्तखंड लघु वृत्तखंड कहलाता है, अन्यथा वह दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। ये चीज हमने डिस्कस कर ली। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है। नेक्स्ट चलो, छठे पे चलो। स्पर्श रेखा क्या होती है? टेंजेंट ऑफ सर्किल, है ना, स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा क्या होगी कि एक ऐसी रेखा जो वृत्त के केवल, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वृत्त के केवल एक बिंदु पर मिलती है, ठीक है ना। एक स्पर्श रेखा जो केवल वृत्त के एक बिंदु पर मिलती है, जैसे कि ये वृत्त खींच दिया भाई मैंने, ठीक है। स्पर्श रेखा क्या होगी? एक बिंदु से मिलेगी, यानी कि इधर से
अगर तुम खींच रहे होगे तो ये क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा, केवल एक बिंदु से होकर जाएगी। ठीक है, तो स्पर्श रेखा एक ऐसी रेखा जो वृत्त के केवल एक बिंदु पर मिलती है, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। वह बिंदु जहां स्पर्श रेखा वृत्त से मिलती है तो स्पर्श बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु कहलाता है। ठीक है, उपरोक्त चित्र में एल एक स्पर्श रेखा है, तो जो ये एल दिखाई दे रही तुम्हें, ये क्या है, हमारी स्पर्श रेखा, तथा एम स्पर्श बिंदु है, तो ये यहाँ पे एम क्या होगा, हमारा स्पर्श बिंदु होगा। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रही बात यहां तक? तो स्पर्श रेखा में, स्पर्श बिंदु में कोई डाउट? ठीक है ना, जिस पॉइंट पे मिलेगी वो स्पर्श बिंदु, और स्पर्श रेखा क्या होगी, पूरी ये एल होगी। क्लियर होगी बात यहां तक? ठीक है, चलो नेक्स्ट, समकेंद्रीय वृत्त। समकेंद्रीय वृत्त देखो, ये है समकेंद्रीय, सम का मतलब समान। देखो ये उपसर्ग है ना यहाँ पे, सम, ये वाला उपसर्ग है ना यहाँ पे, है हाँ, इसका मतलब ये तो है, और सम का मतलब क्या होता है, समान। सम का मतलब होता है समान, तो मैं बोलता हूं सम केंद्रीय, यानी कि समान केंद्र वाले वृत्त, समान केंद्र वाले वृत्त। बात समझ में आई? यानी कि ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र क्या हो, समान हो। ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र क्या हो, समान हो। तीन भी बना सकते हो, चार भी बना सकते हो, सबका केंद्र क्या कर दो, समान कर दो, एक ही कर दो, तो सम केंद्रीय वृत्त कहलाएंगे। लेकिन 4-5 वृत्त खींचने का कोई फायदा नहीं है, मैं तो 2 पे काम करना। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो सम केंद्रीय वृत्त की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे ये केंद्र दोनों के लिए एक ही है। अब इसके लिए त्रिज्या R1 अलग होगी और इस वाले बड़े वृत्त के लिए त्रिज्या R2 अलग होगी। बात समझ में आई? ठीक है, तो यहां पे लिखा भी हुआ है R2 R1 से बड़ा है, कि जहां R1 अंतकेंद्र अंतवृत्त की और R2 बाह्य वृत्त की त्रिज्या है, तथा R2 ग्रेटर देन R1। बात समझ में आई? कोई डाउट? समकेंद्रीय वृत्त में कोई दिक्कत? चलो फिर वृत्त के गुण देख लो भाई। सबसे पहला गुण देखो वृत्त का क्या है, कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। ये बताया था मैंने अभी कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो क्या होती है, व्यास होती है। और व्यास हमेशा त्रिज्या का डबल होता है। व्यास हमेशा त्रिज्या का क्या होता है, डबल होता है, 2 गुना होता है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? दूसरा पॉइंट देखो, व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो पता है सबको ये वृत्त है तो व्यास ही होगा, ये 2 बराबर भागों में बांट देगा, 2 बराबर एरिया में बांट देगा। इसका एरिया अगर 1 है तो इसका भी एरिया 1 होगा, यानी कि दोनों 1:1 में होंगे। क्लियर होगी बात यहां तक? ठीक है, तो व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है, प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। ये भी अर्धवृत्त और ये भी अर्धवृत्त। क्लियर होगी बात? वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब, देखो क्या कहना चाह रहा है, वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त हो गया भाई, वृत्त का केंद्र हो गया, तो वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। ठीक है ना, ध्यान दो अब एक बार। कह रहा कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये हमारी जीवा होगी ये भी। ठीक है ना, अगर मैं वृत्त के केंद्र से लंब डाल दूं, क्या डाल दूं भाई, लंब डाल दूं, इस तरीके से जीवा पर डाला गया लंब, तो ये लंब हो गया। तो जो ये लंब डलेगा ना केंद्र से जीवा पर, ये हमेशा जीवा को 2 बराबर हिस्सों में बांट देगा। जीवा को किसमें, 2 बराबर हिस्सों में, ये 2 बराबर हिस्सों में। अगर ये लंब यहाँ पे O सेंटर हो गया, ये D पॉइंट हो गया, तो AD की लंबाई वही होगी जो BD की लंबाई होगी। बात समझ में आ रही? तो वृत्त के केंद्र से किसी भी जीवा पर डाला गया लंब हमेशा जीवा को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित। तो वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। बात बताओ समझ में आ गई क्या? चित्र से मैंने चीजों को समझा दिया। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। अब जैसे कि ये वृत्त बना दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है ना, ये वृत्त है हमारा, समान जीवाएं की बात कर रहा, कह रहा कि केंद्र से समान दूरी पर होती है। मान के चलो ये 4 सेंटीमीटर है, ये हमारी एक जीवा AB है, इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चाहे इधर बना लो जीवा, चाहे इधर बना लो, चाहे इधर बना लो, चाहे ऐसा बना लो जीवा, अगर वो 4 सेंटीमीटर की है ना, अगर वो 4 सेंटीमीटर की है तो वो केंद्र से समान दूरी पर होगी। तो यानी कि यहाँ पे जो दूरी होगी या दूरी सेम इतनी ही दूरी के बराबर होगी, अगर वह जीवा दोनों की लंबाई क्या है, समान है। क्लियर होगी बात? तो एक वृत्त की समान जीवाएं, समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। कोई डाउट? किसी वृत्त की 2 असमान जीवाओं में से बड़ी जीवा केंद्र के अधिक समीप होती है। इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी वृत्त ले लो तुम, कोई भी वृत्त, यहां बना दूं कि कोई भी वृत्त ले लो,
यहाँ पे क्या पॉइंट हो गया, ओ, ये केंद्र हो गया। तो दो जीवाएं असमान कर दो, दो जीवाएं क्या कर दो, असमान कर दो, यानी कि एक छोटी जीवा बना लो, एक बड़ी जीवा बना लो। तो बड़ी जीवा यानी कि केंद्र के ज्यादा समीप होगी। भाई छोटी जीवा केंद्र से उतनी दूर होगी। अगर मैं छोटी जीवा बनाता हूं तो देखो कितनी दूर, और अगर मैं बड़ी जीवा बनाऊंगा तो बड़ी जीवा देखो केंद्र के ज्यादा समीप होगी, होगी कि नहीं। तो यहाँ पे यही तो लिखा हुआ है कि किसी वृत्त की दो असमान जीवाओं में से बड़ी जीवा केंद्र के अधिक समीप होती है। बात समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट है, किसी वृत्त में एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण उस चाप द्वारा वृत्त की शेष परिधि के किसी अन्य बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आ गया भाई तुम्हारा, है ना। ये कहना ये चाह रहा है, जो इसमें तीन बात लिखी हुई है, मतलब तीन लाइन में जो बात लिखी हुई है, इसका मतलब है कि एक ही चाप के द्वारा, एक ही चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का डबल होता है, दोगुना होता है। या फिर मैं इसका उल्टा बोल लूं कि एक ही चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। बात समझ में आ रही, ठीक है ना। तो ये कहना चाह रहा कि किसी वृत्त की एक चाप द्वारा, किसी वृत्त की एक चाप द्वारा, किसी वृत्त में एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण उस चाप द्वारा, यानी कि चाप वही है, उस चाप द्वारा वृत्त की शेष परिधि के किसी अन्य बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। यही तो बात मैंने कही अभी बोल के। बात समझ में आई। कहने का मतलब ये हुआ, ये कहना ये चाह रहा है कि कोई वृत्त इस तरीके से है भाई, ठीक है ना। तो यहां पे मैंने ये चाप ले ली ए बी, ये चाप क्या ले ली, ए बी ले ली, ठीक। तो यहां से ए बी चाप से अगर मैं केंद्र पर कोण बनाता हूं, इस ए बी चाप से इस तरीके से मैं केंद्र पे इस तरीके से कोण बना दिया, ये और एक परिधि पर कोण बना दिया इस तरीके से, कोई दिक्कत। तो ये अगर थीटा है तो भाई ये 2 थीटा होगा। एक ही चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का डबल होता है, ठीक है। और अगर मैं यहां पे एक और चाप लगा दूं, इसी चाप से अगर मैं इस तरीके से खींच दूं तो ये 2 थीटा है, ये परिधि पे, तो ये भी थीटा होगा इस तरीके से, ये भी क्या होगा, थीटा होगा। यानी कि एक ही चाप के द्वारा परिधि पर बने सभी कोण समान होते हैं। एक ही चाप के द्वारा परिधि पर बने सभी कोण समान होते हैं, और एक ही चाप के द्वारा परिधि पर बना कोण जो भी होगा केंद्र पर बना कोण उसका डबल होगा, ठीक है। या उल्टा बोल दो कि एक ही चाप के द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। बात समझ में आ रही, कैसे भी बोल सकते हो। तो दोनों इंपोर्टेंट पॉइंट हो गए। इसमें एक ही लिखा हुआ है डबल का, डबल वाले का, ठीक है ना। तो परिधि पर एक ही चाप के द्वारा परिधि पर जितने भी कोण बनेंगे ना एक ही चाप के द्वारा, सारे के सारे क्या होंगे, समान होंगे। बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट, वृत्त की किन्हीं दो जीवाओं के लंबार्धक एक दूसरे को वृत्त के केंद्र पर काटते हैं। भाई कहने का मतलब क्या हुआ, समझिए, चित्र से समझिए, फिगर से समझिए। ये वृत्त है भाई, ये केंद्र है भाई हमारा। तो इधर से मैंने एक जीवा ए बी बना दी, ठीक है, और एक जीवा मैंने इधर, यहां पर कह रहा कि वृत्त की किन्हीं दो जीवाओं के लंबार्धक, कोई भी जीवा बना लो इस तरीके से। मैंने जीवा एक सीडी बना दी, ठीक है, इनकी जीवा एक सीडी बना दी। लंबार्धक की बात कर रहा है, लंबार्धक यानी कि लंब भी हो और आधा आधा भी कर दे। तो यानी कि केंद्र है, इससे हमने लंब डाल दिया, लंब, इधर से भी केंद्र से मैंने लंब डाल दिया। तो ये कहां पे मिल रहे दोनों आपस में, वृत्त के केंद्र पर मिल रहे ना दोनों के दोनों लंबार्धक। तो यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि वृत्त के किन्हीं दो जीवाओं के लंबार्धक एक दूसरे को वृत्त के केंद्र पर काटते हैं। बात समझ में आ रही, ठीक है। नेक्स्ट, एक वृत्त में जीवा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, ठीक है ना। तो ये मध्य बिंदु भी क्या रहेगा भाई, पिछला पॉइंट गया ना कि केंद्र से डाला गया लंब जीवा को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो दो बराबर हिस्सों में बांटेगा तभी जब ये मध्य बिंदु होगा। और यहाँ पे कह रहा है कि एक वृत्त में जीवा का मध्य बिंदु, ये जीवा का मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। तो यानी कि ये लंब भी है। बात समझ में आ रही, ये क्या है, लंब भी है। तो ये बात सही होगी। नेक्स्ट, केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं समान होती है। तो पिछला पॉइंट आ गया, केंद्र से समान दूरी पर जो जीवाएं होंगे वो क्या होंगी, हमेशा समान होगी। या फिर मैं कहूं कि दो जीवाएं अगर समान है तो केंद्र से समान दूरी पर होगी, ठीक है ना। तो वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, वृत्त की समान जीवाएं। तो ये केंद्र हो गया भाई, इधर से एक समान जीवा बना दी, इधर भी एक समान जीवा बना दी, ये भी 4 ये भी 4 सेंटीमीटर की मान ली। तो ये जो केंद्र पर कोण अंतरित करेगी तो समान करेगी। यहाँ पे ये भी थीटा करेगी और ये भी थीटा ही कोण अंतरित करेगी।
बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है। ठीक भाई। नेक्स्ट, वृत्त की वे जीवाएं जो केंद्र पर समान कोण बनाती है। वृत्त की वे जीवाएं जो केंद्र पर समान कोण बनाती है कैसी होती है? समान होती है। तो एक ही पॉइंट को घुमा फिरा के उल्टा सीधा करके बार बार दे रहा है। क्लियर होगी बात? ठीक। 3 असंरेखीय, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। 3 असंरेखीय बिंदुओं, 3 असंरेखीय बिंदु। असंरेखीय का मतलब क्या होगा? जो एक रेखा में ना हो, जो एक रेखा में ना हो। 3 असंरेखीय बिंदुओं से होकर अधिकतम एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। 3 असंरेखीय बिंदु, यानी कि एक बिंदु एरा, एक बिंदु एरा और एक बिंदु एरा। 3 असंरेखीय बिंदु है, या इस तरफ ले लो उसको, एक बिंदु एरा। ठीक है ना? और मैंने तुम्हें कहा था कि किसी भी चीज को संरेखीय संरेखीय साबित करना तो मिनिमम 3 बिंदु होने जरूरी है। ठीक है ना? 2 बिंदु से कभी नहीं कर सकते तुम। ठीक है ना? तो केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, केवल और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। 2 नहीं खींच सकते हम, 3 नहीं खींच सकते। ठीक है? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ में आ रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 3 असंरेखीय बिंदु से होकर खींचे जाने वाले वृत्तों की संख्या कितनी होगी? बताओ जरा। केवल एक होगी, ये तो सीधा पॉइंट डायरेक्ट आ गया। ठीक है? नेक्स्ट, वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं से खींचा जाने वाला रेखाखंड कहलाता है। वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं से खींचा जाने वाला रेखाखंड, ये कह रहा कि वृत्त की परिधि पर 2 बिंदु है, एक इधर कर दो, एक इधर कर दो, ए बी। तो खींचा जाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? बताओ। जीवा। और यहां पे भी तो बिंदु हो सकते हैं, सी डी। तो ये क्या कहलाया? व्यास। तो वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं से खींचा जाने वाला रेखाखंड कहलाता है। केवल व्यास, केवल जीवा नहीं, व्यास और जीवा दोनों। व्यास भी खींचता है इस तरीके से और जीवा भी। तो व्यास एवं जीवा दोनों, है ना? व्यास मतलब डायमीटर ऑफ सर्किल, जीवा मतलब कॉर्ड ऑफ सर्किल। क्लियर होगी बात यहां तक? ठीक है? नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 3 बिंदु ए बी तथा सी एक वृत्त पर स्थित बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। यदि एंगल एबीसी 100 डिग्री हो तो एओसी का मान ज्ञात करो। एओसी का मान ज्ञात करो। देखो मुझे ये बताओ, ये चाप है क्या? ये चाप है क्या? और इस चाप के द्वारा, इस चाप के द्वारा मुझे ये बताओ परिधि पर कौन सा कोण बन रहा है? इस चाप के द्वारा ये वाला कोण बन रहा है क्या? परिधि पर बना हुआ है कौन? इस चाप के द्वारा। एक ही चाप के द्वारा परिधि पर बना कोण, एक ही चाप के द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो इसी चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या होना चाहिए फिर? 200। और 200 का आधा है ये, है कि नहीं? मैंने अभी तो बताया कि एक ही चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। उल्टा बोल दिया मैंने, ध्यान नहीं देते शब्दों पे, है ना? तो एक ही चाप के द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा, और एक ही चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का डबल, यानी कि 2 गुना होता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इस चाप के द्वारा परिधि पर 100 डिग्री का बना हुआ है, तो केंद्र पर भाई इसी चाप से दुगुना बनेगा, यानी कि 100 गुणा 2, यानी कि 200 का बनेगा। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन आंसर 4 आ गए। ठीक है? नेक्स्ट, ईएफ एक वृत्त की जीवा है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर हो तो केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी? देखो सवाल में क्या बोल दिया कि एक वृत्त है भाई। ठीक भाई, ये एक वृत्त है। ईएफ एक वृत्त की जीवा है, तो ठीक है भाई, ये होगी हमारी ईएफ। क्या होगी ये? ईएफ। कह रहा है कि ईएफ वृत्त की एक जीवा है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ये कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है तो केंद्र भी चाहिएगा। ये केंद्र हो गया। वृत्त की त्रिज्या कितनी? 13, तो ये 13 होगी क्या? ये कितनी होगी? 13 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई, केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई डाल दूं? ये लंब डाल दिया, डाल दिया लंब। और हमें पता है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो है जीवा को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ देगा। तोड़ देगा कि नहीं? तो ये क्या बचा? 5। अब 5 13 को देखकर कुछ याद अब है क्या? 12 की याद आ गई क्या? 5 12 13 पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, याद है? हम निकालते नहीं, हमें तो डायरेक्ट याद होता है ना। 5 12 13, तो आंसर क्या होगा? 12 सेंटीमीटर। खत्म बात। या तुम पाइथागोरस लगा लो, 13 का स्क्वायर में से तुम 5 का स्क्वायर घटा दोगे तो उसका 1 रूट कर दोगे तो कितना होगा?
12 आ गया। 13 का स्क्वायर 169 माइनस के 25, वर्गमूल कर दोगे 144, 144 का वर्गमूल कितना आ गया 12, और यही सवाल का जवाब है। लेकिन इतना करने की जरूरत क्या है, अगर तुम्हें पाइथागोरन ट्रिपलेट याद है 3 4 5, 5 12 13 है ना, 6 8 10 है ना, 7 24 25, 8 15 17, इन्हीं का यूज करेगा वो अधिकतर तुम्हारे एग्जाम में। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, समझ में आ गई बात यहाँ तक? ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया हमारा खत्म। तो आगे जो चलेगा व्रत खत्म हो गया, यानी कि आगे जो चलेगा समचतुर्भुज चतुर्भुज चलेगा, यानी कि 4 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र। भाई हमने कोण पढ़ लिए, ठीक है ना, त्रिभुज के बारे में पढ़ लिया, त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र था, व्रत के बारे में पढ़ लिया। तो अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में, चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज के बारे में पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, बहुभुज के बारे में, जिसमें बहुत सारी भुजा हो, रेगुलर पॉलीगन ये वगैरह सब कुछ। फिर उसके बाद 3D के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जिसमें 3 विमाएं हों, ठीक है ना। इसके बाद ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा कठिन सवाल नहीं पूछता, वो थ्योरेटिकल चीजें पूछेगा। सीटेट का एग्जाम है ना, थ्योरेटिकल चीजें पूछेगा। यूपी टेट का होता तो हम और भी अच्छे क्वेश्चन करते, ठीक है ना। थ्योरेटिकल पूछेगा कुछ, मतलब फॉर्मूला भी बता रहा, फॉर्मूला बेस पे पूछ लेगा, बाद में लास्ट में प्रैक्टिस करा दूंगा तुम्हारी, ठीक है। तो अब ये बताओ, और पढ़ाऊं कि बस सफिशिएंट है? थक गए? चलो फिर।